नई शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। सीटेट सॉल्व सीरीज़ के क्रम में आज हम सीटेट वर्ष 2011 के पेपर 1 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागॉजिकल इश्यूज़ यानी शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों से संदर्भित प्रश्नों से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि निर्देश का ये जो सबसे उचित ये कीवर्ड है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे के 15 प्रश्नों को आपको हल करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि 4 विकल्पों में आपको कुछ नज़दीकी विकल्प मिल रहे हों, 1, 2 या 3, उनमें से आपको सबसे अच्छा उत्तर छांटना होता है। और इसी अपेक्षा के मद्देनज़र सीटेट आपको यह इंस्ट्रक्शन देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 106। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? आपके ऑप्शन हैं। पहला, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। दूसरा, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही सीखने में सहायक होता है। क्या सीखने में? भाषा। तीसरा, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। हाँ, ठीक है। चौथा, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। अब आइए एक एक करके समस्त विकल्पों पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला विकल्प लेते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। देखिए, इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, जटिल और समृद्ध। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि किस तरह की जटिलता और किस तरह की समृद्धता लेकर के बच्चा विद्यालय आ रहा है भाषा की। तो भाषा की जटिल संरचना को आप इस रूप में देख सकते हैं कि जैसे कई बार बच्चे जो है बिस्किट है तो उसको बिस्किट न कह करके बिटकुस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या अमरूद है, इसका प्रचलित उदाहरण अरमूद हो जाता है। वो यह भाषा की जटिल संरचना हो जाती है। तो भाषा की जटिलता से तात्पर्य यहाँ इससे लगाया जा सकता है। अब ये जो दूसरा पक्ष समृद्ध होने का है कि वह संरचना समृद्ध कैसे होती है, तो चूंकि उन शब्दों के शाब्दिक अर्थ को बच्चा जानता है, तो इस संदर्भ में वह समृद्ध संरचना है। मीनिंग उसको पता है उसकी कि बिस्किट का मतलब, बिटकुस का मतलब क्या होता है, या फिर कह लें कि अरमूद का मतलब क्या होता है। तो इस तरह से जटिल और समृद्ध संरचना के साथ विद्यालय आता है बच्चा। सरल और संक्षिप्त रूप में भाषा की यह जटिल व समृद्ध संरचना हुई। अब दूसरे विकल्प पर विचार करते हैं कि बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में जो प्रचलित भाषा है उसमें विरोधाभास जो है वो भाषा सीखने में सहायक होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई विरोधाभास किसी चीज़ को सीखने में सहायक हो जाए। विरोधाभास सदैव सीखने को या कह लें कि अधिगम को धीमा करता है, शिथिल करता है। अब अपना हम तीसरा विकल्प देखते हैं कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो ठीक बात है, अगर निरर्थक अभ्यास हो रहे हैं और कुछ ऐसी टिप्पणियां आप रेड मार्क से उसको रेड मार्क कर दे रहे हैं और वहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं, कुछ ऐसा, तो बच्चा उससे जो है धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी रुचि जो है वो छिन जाती है उन कार्यों को करने में। जहाँ तक चौथे विकल्प की बात है कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ठीक बात है। अगर आप उनको रिच एनवायरनमेंट आप लैंग्वेज का देते हैं तो सहज ही वो भाषा को मॉडिफाई करते रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा ये जो दूसरा विकल्प है यही असत्य है कि सीखने में विरोधाभास जो है वो सीखने में सहायक होता है, तो ऐसा नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 107।
भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। आपके ऑप्शन है पहला बोलना लिखना, दूसरा पढ़ना लिखना, तीसरा सुनना पढ़ना और चौथा सुनना बोलना। अब देखिए, जहाँ तक अभिव्यक्तात्मक कौशल की बात है, यानी भाषा को प्रकट करने की बात है, जिसके माध्यम से आप भाषा को प्रकट करते हैं, तो वो हो जाएंगे आपके पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा बोलना और लिखना। इनके ज़रिए आप भाषा को प्रकट करते हैं। दूसरे ऑप्शन में जैसा आप देख पा रहे हो, लिखना तो है परंतु पढ़ना क्या हो जाएगा, ये ग्रहण कौशल है। तीसरे ऑप्शन में भी पढ़ना है जो कि ग्रहण कौशल है। यहाँ भाषा का ग्रहण करते हैं आप, उसको आत्मसात करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं हम। सुनना भी उसी में आता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। और यहीं आप चाहें तो नोट कर लें, पढ़ना और सुनना, ये दोनों कौशल जो है ग्रहण कौशल हो जाएंगे, न कि अभिव्यक्ति कौशल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन है पहला चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, दूसरा पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, तीसरा चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं और चौथा चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। तो देखिए, पाठ की शोभा बढ़ाते हैं और चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, दोनों बातें कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। यहाँ पाठ की बात की जा रही है केवल, और यहाँ पाठ्य पुस्तक की बात की जा रही है। और जहाँ तक दूसरे विकल्प का सवाल है, तो पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो अब ये सारे उत्तर जो है एक सिमिलरिटी लिए हुए हैं, ये तीनों विकल्प। और ये तीनों विकल्प उतने अच्छे नहीं बन पड़ रहे हैं जितना हमारा तीसरा विकल्प है कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्ट है चित्रों के संदर्भ में। तो तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो समझने वाली बात है, थोड़ा सा हम संकल्पना या कह लें कि अमूर्त संकल्पना को समझने का प्रयास करते हैं और यह जानने की कोशिश भी करते हैं यहाँ पर कि चित्र किस तरह से अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करता है। अब देखिए, जहाँ तक संकल्पना या कॉन्सेप्ट की बात है, तो वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर जो बनने वाला मानसिक प्रारूप है उसे हम संप्रत्यय कहते हैं या संकल्पना कहते हैं। दूसरे रूप में हम यह कह सकते हैं कि संकल्पना में वस्तुओं के गुणों को किसी एक सामान्य नियम से जोड़ दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप गाय, भैंस, बकरी, इन तीनों को ले लें और इनमें एक सामान्य गुण की तलाश करें, तो संभव है कि आप आपके विचार में एक मानसिक प्रारूप आ जाए कि यह जो है दुधारू पशु है, अथवा पालतू पशु का भी जो है मानसिक प्रारूप आ सकता है। अब यहाँ पालतू पशु अथवा दूध देने वाले पशु के रूप में यह संप्रत्यय का उदाहरण हुआ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात या कह लें कि सबसे महत्वपूर्ण जो बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो यह है कि सबसे पहला संप्रत्यय जो बच्चों में विकसित होता है वह होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का, यानी वस्तु के स्थायित्व का गुण संप्रत्यय, जो कि 2 साल के आसपास हो जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि वस्तु स्थायित्व क्या है? तो वस्तु स्थायित्व वह स्थिति है जब वस्तु सामने से ओझल होने पर भी अपना अस्तित्व बनाए रखती है। शुरुआती दौर में जब आप बच्चा खेल रहा होता है और उसके सामने से कोई खिलौना हटा करके अपने पीठ के पीछे कर देते हैं और कह देते हैं कि ज़्यादातर माताएं कहती हैं कौवा ले गया, खिलौना नहीं है अब तो उठा ले गया वो, तो बच्चा यही मान करके चलता है कि वस्तु की स्थिति अब समाप्त हो, वस्तु अपनी स्थिति में नहीं है, मतलब वो गई, जो माँ कह रही है वही सही है। मीन्स इसका कि वस्तु आँखों से ओझल होने के बाद समाप्त हो जाती है, ऐसा।
लेकिन 2 साल के आसपास आकर के जब उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण संप्रत्यय का विकास हो जाता है, तो वह यह जानने लगता है कि आँखों से ओझल होने के बाद भी वस्तु की स्थिति बनी रहती है। अब इसी तरह से कुछ सामान्य बच्चों के जो की संकल्पनाएँ हैं, वह जैसे उनकी जीवन के प्रति संकल्पना, संख्याओं के प्रति संकल्पना, भार संबंधी संकल्पना, इन सभी की बात हम जो है अपने सीडीपी सेक्शन में करेंगे। यहाँ उसको विस्तार देने का कोई औचित्य नहीं बनता, क्योंकि यहाँ समय की अपनी सीमा है। तो इन तमाम तरह के जो संकल्पनाएँ हैं, उसमें उसकी बच्चे की परिपक्वता के साथ साथ वह विकास होता रहता है। जैसे जीवन की संकल्पना के विषय में अगर हम देखें, तो शुरुआती दौर में बच्चा जो भी चीज़ें गतिशील हैं उनमें जीवन मान करके चलता है। जैसे वह गति कर रहा है, वैसे मानता है कि एक पंखा भी चल रहा है तो उसमें जीवन है। लेकिन आगे चल करके ये संकल्पना जो है उसकी परिपक्वता के साथ परिवर्तित हो जाती है। ठीक ऐसे ही वेट के संबंध में आप ले लें या भार के संबंध में कह लें कि एक बड़े गत्ते को वो ज़्यादा भारी मानता है बजाय एक ठीक ठाक पत्थर रखे हुए पत्थर के। तो वो आकार के अनुसार ठीक है की गई संकल्पना है, जो कि आगे उसकी परिपक्वता के साथ चेंज हो जाती है। तब वो यह मानता है कि नहीं, किसी चीज़ के जैसे गत्ते के आकार में बड़ा होने के कारण हम उसको भारी नहीं कह सकते। तो इस तरह की तमाम बातें उस सेक्शन में होंगी। यहाँ मुख्य मकसद जो था वो था आपको संकल्पना की सामान्य जानकारी देना। अब जहाँ तक अमूर्त इस शब्द की बात है, तो अमूर्त का तात्पर्य है आकार रहित, जिसमें कोई आकार ना हो। मूर्त शब्द इसके ठीक विपरीत है, जिसका अर्थ होता है जो आकार सहित हो। अब हम अमूर्त इस शब्द के साथ संकल्पना इस पद को जोड़ करके देखते हैं। तो अमूर्त संकल्पना, या जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कहें, तो एक ऐसी संकल्पना जो अभी अपना आकार नहीं ले पाई है, ठीक है, वही अमूर्त संकल्पना होगी बच्चे के स्तर पर। अब जैसे तमाम पशु पक्षी हो सकते हैं जिनको कि मूर्त रूप में बच्चे ने देखा नहीं है, वह उसके लिए अमूर्त संकल्पना है। तमाम साधन हो सकते हैं चलने के या यातायात के कह लीजिए, जिनमें से एक दो को देखा हो शायद उसने, बाकी को नहीं देखा है। तो जिनको नहीं देखा है वह उसके लिए अमूर्त संकल्पना है। तो इन्हीं अमूर्त संकल्पनाओं को स्पष्ट रूप में समझने के लिए चित्रों का प्रयोग पाठों में किया जाता है, और इस रूप में चित्र हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो उचित उत्तर है वो आपका तीसरा है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? आपके ऑप्शन है, पहला, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। दूसरा, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तीसरा, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। और चौथा, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। आइए एक एक करके विकल्पों पर विचार करते हैं। आपका पहला विकल्प, बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार, ठीक है, उनकी एबिलिटी और लेवल के अनुसार उनको गृह कार्य दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो देखिए, एक जो तरीका मैंने बताया है इसके पहले भी आपको, कि मात्र, केवल, एकमात्र जैसे शब्द जब भी आए तो उस दृष्टि से तो ये नहीं होगा। अब दूसरी दृष्टि भी देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं हम। तो अपने विश्लेषण में हम पाते हैं कि जो गृह कार्य होते हैं, इनका कार्य केवल अभ्यास मात्र नहीं होता, अपितु आप कह सकते हैं कि ये व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन या सहायता कह लें आप, यह जो है व्यक्तिगत शैक्षिक जो सहायता है या निर्देशन है कह लीजिए, यही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है गृह कार्य का। अब आप इसे समझें कि ये कैसे। चूँकि सामूहिक कक्षा में जब कोई अध्यापक
पढ़ा रहा होता है तो वो सबको एक साथ लेकर के चलता है क्लासरूम के मतलब टीचिंग के दौरान। ऐसे में वह व्यक्तिगत शैक्षिक सहायता उपलब्ध करा पाए इसकी संभावना कम होती है। जब वह एक एक बच्चे को गृह कार्य दे देता है और बच्चे घर से करके ले आते हैं तो उसको चेक करने के दौरान उसको यह इस बात की जानकारी हो जाती है कि कौन सा किस बच्चे की क्या कमज़ोरी है और उसको कैसे उसको ठीक करना है। तो इस तरह से व्यक्तिगत कमजोरियों का पता करने में गृह कार्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसी आधार पर व्यक्तिगत जो शैक्षिक सहायता है वह एक अध्यापक बच्चे के लिए कर पाता है। तो इस रूप में ये जो आपका दूसरा ऑप्शन होगा यह उचित नहीं है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है तो अति आवश्यकता जैसी कोई बात नहीं, आप तो अति कर रहे हैं यहाँ पर वैसे ही। चौथा विकल्प है कि गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। क्यों? अभिभावकों के पास और कोई उत्तम साधन नहीं है व्यस्त होने का। तो ये कुछ ऐसे विकल्प होते हैं कि ज़बरदस्ती आप यूँ समझे कि ठूस दिए जाते हैं बस। निर्देश हमेशा ध्यान में रखिएगा, सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है जो कि होगा आपका पहला। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 110। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखते हैं। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। दूसरा, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तीसरा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक बात है। चौथा, स्पष्टता व आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। आइए एक एक विकल्प को देखते हैं। पहला, वर्णमाला क्रम को कंठस्थ करना, नहीं, कंठस्थीकरण जैसी कोई बात नहीं। ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, बिल्कुल ठीक बात है। तो यही पहला नहीं होगा आपका, ठीक है, पहला ही नहीं होगा, बाकी तो बिल्कुल देखने पे लग रहा है। अब जैसे सेकंड ऑप्शन है आपका ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, तो इसे आप यूँ समझेंगे जैसे मैं आ बोल रहा हूँ ना, तो ये ध्वनि हो गई आ की, और उसका संकेत चिन्ह क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, तो ध्वनि का उसके संकेत से संबंध, आ बोलने के साथ ही उसका जो आकार है जैसा हम लिखते हैं उसके साथ संबंध बना देना। इसी तरह से बाकी सारे जो अल्फाबेट हैं उनके साथ भी। तीसरा विकल्प है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक है, अब संदर्भ शब्द ये आता रहता है बार बार कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो संदर्भ का तात्पर्य आप यूँ समझें यहाँ से कि संदर्भ एक चित्र भी हो सकता है। आपने एक चित्र का संदर्भ दे दिया और उस पर आप कोई बातचीत शुरू कर सकते हैं बच्चों से कि बच्चों आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं। मान लीजिए काफ़ी सारे बच्चे उस चित्र में बने हुए हैं, तो फला बच्चा कहाँ जा रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। तो इस तरह से एक संदर्भ आप दे देते हैं तो बच्चा उस पर अपनी बातचीत जो है स्टार्ट कर देता है। या अभिनय के रूप में भी किया जा सकता है। ठीक है, संदर्भ दिया जा सकता है कहने का तात्पर्य, अथवा कुछ इस तरह की तमाम गतिविधियां जो कराई जा सकती हैं। कई उदाहरण हो सकते हैं उसके। फिलहाल मैं समझता हूं कि संदर्भ आप यहाँ समझ गए होंगे कि क्या क्या संदर्भ दिए जा सकते हैं बच्चों को। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको पता चला किसी बच्चे का कल बर्थडे था, तो क्या क्या किया आपने, और उससे संदर्भित जानकारी आप उस पर चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बर्थडे वहाँ पर मान लीजिए कि आपने एक संदर्भ दे दिया उसे। बच्चा कहीं घूमने गया हुआ था तो वह संदर्भ भी दे करके आप भाषा का जो है प्रभावी प्रयोग करा सकते हैं। तो इस तरह से तमाम चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा, स्पष्टता व आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तो ये तो ठीक बात है, ये तो होगा ही, पहला आपका नहीं होगा। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। आगे बढ़ते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसे आप सुबोपली कहें या LSRW। आपके ऑप्शन है पहला, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो दूसरा ऑप्शन, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः
संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ठीक बात है। तीसरा, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियम ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनका ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। चलिए इसको नीचे से खारिज करते हुए चलते हैं चौथे विकल्प से। तो देखिए, केवल इस वर्ड के यूज़ होने और उसके बाद भी पढ़ना लिखना कौशल पर ज़्यादा बल देने। क्यों? बाकी जो सुनना और बोलना कौशल है कि कम महत्वपूर्ण है वो। तो लिखने से ज़्यादा तो हम बोलने वाले कौशल पर ज़्यादा काम करते हैं दिन भर में अगर देखा जाए तो इस तरह से यह जो विकल्प है वो एक पक्षीय या एक पक्ष में कह लें कि झुका हुआ है, एकांगी है, इस वजह से ये खारिज किया जा सकता है आसानी से। तीसरा विकल्प, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियम ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। तो नहीं, भाषिक नियमों का ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसकी अपेक्षा तो अभ्यास ज़रूरी है। दूसरा विकल्प हमारा कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित, बिल्कुल ठीक बात है ये अभी तक। और पहला भी देख लेते हैं कि बच्चे केवल देखिए फिर आ गया, केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्रम से ही सीखते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हमेशा क्रमबद्धता जैसी कोई बात इन कौशलों के संदर्भ में नहीं होगी कभी भी। ठीक है, ये स्थिति वो कैसे नहीं हो सकती? चलिए ठीक है, मैंने मान लिया कि सुनने से ही स्टार्ट हो रही चीज़ें। बच्चे का जो कौशल है, सबसे पहले सुनने के कौशल का ही विकास होता है, बोलने तक पे आ गए, ठीक है। अब हो सकता है बोलने के बाद बच्चा लिखना शुरू कर दे, वह पढ़ना लिखने के बाद स्टार्ट करे। ठीक है, ये डायग्राम इस तरह का बन जाए तो अब आप क्या कहेंगे? ये क्रम से हो रहे हैं? नहीं, तो क्रम से नहीं कहा जा सकता कि क्रम से ही होते हैं। तो इसमें अब पूछा जा रहा है विकल्प कि कौन सा कथन उचित है। तो आपका जो दूसरा विकल्प है वह उचित है कि भाषा के चारों कौशल जो है परस्पर अंतः संबंधित हैं। एक चीज़ यहाँ महत्वपूर्ण है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। अंतः संबंधित को थोड़ा सा एक सरल उदाहरण से समझ लीजिए। जब आप लिखते हैं, जब आप लेखन का कार्य करते हैं तो आप पढ़ते भी हैं। लेखन और पठन दोनों साथ साथ चलता रहता है। क्यों? कभी आप कोई चीज़ लिख करके और गौर कीजिए तो आप उस चीज़ को पढ़ भी रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अंतः संबंध को दर्शाता है, इस तरह का अंतः संबंध है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112 क्या है प्रश्न? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या भूमिका निभाती है? पहले ऑप्शन है आपका साध्य है, दूसरा साधन है, तीसरा अनावश्यक है और चौथा एकमात्र संसाधन है। देखिए, तो एकमात्र तो वैसे भी कटेगा, हमारे जो सीटेट का तरीका रहा है कहने का उसके हिसाब से, और दूसरा इसलिए भी कटेगा ये क्योंकि एकमात्र साधन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो साधन है वह भी कारगर हैं और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्लैश कार्ड कह लीजिए हैं, चार्ट पेपर हैं जिन्हें हम क्लासरूम्स में लगाते हैं, तमाम तरह के कार्ड्स हैं, तो ये सारे भी अपनी भूमिका निभाते हैं। एकमात्र साधन यही नहीं है कि पाठ्यपुस्तक ही है। तीसरा भी विकल्प खारिज होगा आपका कि अनावश्यक है, तो नहीं भैया, पाठ्यपुस्तक की अपना महत्व है, न होता तो आज तक चल थोड़े न रही होती। आते हैं हम पहले विकल्प पर कि साध्य है। तो देखिए, पाठ्यपुस्तक साध्य नहीं है, साध्य है भाषा, और साधन के रूप में है पाठ्यपुस्तक। तो इस तरह से हमारा जो उचित विकल्प होगा वो हो जाएगा दूसरा, कि पाठ्यपुस्तक जो है एक साधन है। और साध्य की बात करें तो आप भाषा कह सकते हैं या भाषा शिक्षण कह सकते हैं। भाषा साध्य होती है और बाकी चीज़ें उसके साधन के रूप में, साहित्य भी साधन के रूप में आ जाएगा भाषा के। जहाँ तक साध्य शब्द की बात है तो साध्य वह है जो साधने योग्य है, और साधन उसे कहते हैं जो जरिया बनता है किसी चीज़ को साधने का। आइए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 113, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस बात पर? यानी रिमेडियल टीचिंग की बात हो रही है यहाँ। आपका पहला ऑप्शन है समय व अवधि पर यानी टाइम और ड्यूरेशन पर, दूसरा समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, तीसरा उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, तीसरा भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका दूसरा, समस्या के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, कॉज जो उसके प्रॉब्लम के कॉज हैं वो इम्पोर्टेंस रखते हैं और उन्हीं पर सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की। जहाँ तक उपचारात्मक शिक्षण की बात है तो इसके पहले हम निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोसिस जिसे आप कहते हैं वो करते हैं और उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग करते हैं। ये ठीक कुछ वैसा ही है जैसे आप किसी समस्या कह लें कि बीमारी से ग्रसित होने के बाद अपने पैथोलॉजी में जा कर के अपनी जांच कराते हैं और वहाँ पता चलता है आपको कि ये समस्या आपको आ रही है, तो वो हो गई डायग्नोसिस। और उसके बाद फिर आप आकर के डॉक्टर को दिखा करके दवाएं लेते हैं, यानी आप अपनी जो रेमेडी है उसको, उपचार है उसको शुरू करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि पहले आप डायग्नोसिस करेंगे कि बच्चे की समस्या का वाजिब कारण क्या है, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और फिर आप उसका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो जितनी सही समस्या के कारण की पहचान होगी उतना ही सबल उपचारात्मक शिक्षण हो पाएगा और उसकी सफलता इसी बात पर निर्भर करती है। जहाँ तक पहले ऑप्शन की बात है समय व अवधि की, तो ये चीज़ें सेकेंडरी कही जा सकती हैं, लेकिन निर्भरता जो है, सफलता की निर्भरता जो है वो प्राइमरी लेवल पर उसके कारण पर ही टिकी। अब ऐसे आप जान लें कि आपको टाइफाइड नहीं है फिर भी उसकी दवा दी जा रही है आपको, तो कोई मतलब बनता है इसका? पता चले कि विडाल टेस्ट जो है आपका नेगेटिव है। तो ये चीज़ें इस तरह से हैं। तीसरा विकल्प उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ये बाद की स्थितियां हैं। और चौथा भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तो ये सब नहीं है। प्राइमरी जो है आपका उस कॉज की सही पहचान, कारण की सही पहचान। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 114, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है, पहला स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण, दूसरा अलंकारिक भाषा का प्रयोग, तीसरा मधुर वाणी और चौथा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। तो देखिए, बोलने के कौशल में जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है आपका चौथा, संदर्भ और स्थिति के अनुसार। संदर्भ अभी पीछे स्पष्ट किया जा चुका है और कंडीशन के अनुसार आप अपनी बात कह सकें, सबसे महत्वपूर्ण। बाकी के अगर तीनों विकल्प आप देखें कि स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा प्रयोग और मधुर वाणी, तो चलिए बहुत स्पष्ट आपका उच्चारण हो और अलंकारिक भाषा का प्रयोग भी आप कर लेते हैं, बड़ी मधुर वाणी भी आप बोल लेते हैं, तीनों विकल्प आप में समाहित हैं, लेकिन आप अपनी बात जो कहते हैं वो समझ में ही नहीं आती है, तो क्या मतलब रह गया फिर? यानी चौथा विकल्प, संदर्भ और स्थिति के अनुसार आप बात ही आपकी किसी सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे ऊपर के तीनों विकल्प? तो बोलने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो चौथा विकल्प हमारा, कि संदर्भ के अनुसार और स्थिति के अनुसार बात को कह सकना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 115, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? एक मल्टी कल्चरल क्लासरूम है और जहाँ तक संस्कृति का तात्पर्य है, सामान्य अर्थों में आप समझें कि आपके खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन जो है वही आपकी संस्कृति है, कल्चर है वो आपका। तो किस बात को महत्व देंगे? पहला, बच्चों को व्याकरण सिखाना, दूसरा स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, तीसरा बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, चौथा पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। हाँ, तो ठीक बात है, आपका तीसरा विकल्प ज़्यादा उचित है कि आप बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देंगे भाषा प्रयोग के। सीटेट में आप याद रखिएगा, अवसर देना, प्रेरित करना, ये जब भी जिस वाक्य में जुड़े होंगे, जिस विकल्प में होंगे, तो इनकी तरफ जाने का प्रयास आप करिएगा, प्रश्न के संदर्भ को लेकिन समझते हुए। ज़्यादातर उम्मीद है कि ऐसे विकल्प आपके सही होते हैं। तो
बाकी के जो विकल्प हैं कि बच्चों को व्याकरण सिखाना, नहीं, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, ये ज़्यादा उचित उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? आपके ऑप्शन है, पहला, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। दूसरा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। चौथा, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, बिल्कुल बनाते भी हैं, सही बात है। यही आपका जो तीसरा विकल्प है वह प्रतिकूल पूछा है ना, वह उल्टा है। इसको आप ऐसे समझिए, ये तीसरा जो होगा वही नहीं होगा क्योंकि ये प्रतिकूल पूछा गया है। ठीक, कि व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, बच्चा भाषा अर्जन करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन करता है अपने परिवेश से, यानी घर, परिवार, समाज जिसमें कि जुड़ा हुआ होता है। कौन से व्याकरण के नियम उसे सिखाए जाते हैं, लेकिन तब भी वाक्यों से के प्रयोग से वह अपनी बात को रखता है, तो ये जो है वो नहीं होगा। यही समावेशी शिक्षा के प्रतिकूल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे, यानी हिंदी से जो इतर भाषा भाषी बच्चे हैं, हिंदी नहीं बोलते हैं अभी, या हिंदी कह लीजिए का ज्ञान नहीं है उनके पास, तो हिंदीतर बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्योंकि आपका पहला ऑप्शन है, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। दूसरा, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तीसरा, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। और चौथा, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। तो देखिए, हिंदी सीखने में उनके प्रति उनमें अरुचि होती है, प्रश्न के आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता। और दूसरा विकल्प आप कहते हैं कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, तो बताइए सबसे सरल भाषा क्या है इस संसार की? हिंदी कठिन है तो फिर सभी कठिन है। तो ऐसे विकल्प जो है बस खाली बिठा दिए जाते हैं कि हाँ, एक विकल्प बना रहे हमारा। तीसरा विकल्प आपका जो है वो इसका सबसे बढ़िया समर्थन कर रहा है कि क्यों कठिनाई का सामना करते हैं, क्योंकि उनकी मातृभाषा की संरचना जो होती है उससे और हिंदी की संरचना में अंतर आ जाता है। जैसे मान लीजिए हिंदी में आ ऐसे लिखा जा रहा है, अब कोई कहीं कन्नड़ वगैरह में आप देखते होंगे ऐसे फॉन्ट बन सकते हैं, या उर्दू में अलग हो जाता है, इंग्लिश में ये हो जाता है अल्फ़ाबेट। तो जो ये भाषाई संरचना है उसमें जो टकराव की स्थिति होती है, तो वहाँ कठिनाई का सामना बच्चा करता है। चौथा ऑप्शन नहीं होगा कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लेखन कौशल का मूल्यांकन आपको करना है, बेहतर विधि बतानी है। आपके ऑप्शन है, पहला, श्रुत लेख। दूसरा, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तीसरा, सुंदर लेख का अभ्यास। और चौथा, अपने अनुभवों को लिखना। तो बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया उत्तर आपका चौथा है कि लेखन कौशल का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो एक और एकमात्र सबसे बेहतर विकल्प कह लीजिए जो इन चारों में होगा वह होगा अपने अनुभवों को लिखवाना। कि कोई घटना, जैसे आप मान लीजिए किसी फील्ड ट्रिप पे चले गए, उसके बाद आप लौट करके आइए, फिर लेखन कौशल उनको जानने के लिए आप कहें कि आपने जो जो घटनाएं देखा है वहाँ पर उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए, तो सबसे बढ़िया ये उदाहरण होगा। बाकी सुंदर लेख का अभ्यास, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर, यहाँ तो आप रूट लर्निंग एक तरह से करा रहे हैं, ठीक है, रट्टा मार के दे देगा। और श्रुत लेख भी इतना बढ़िया नहीं होगा। तो सबसे अच्छा विकल्प आपका 118 का 4 है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119। कहानी सुनाने से विकल्प है आपका, पहला, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। दूसरा, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तीसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। और चौथा, बच्चे प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, सर्वाधिक बढ़िया उत्तर जो इसका है वो है आपका तीसरा, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी विस्तार से की जा चुकी है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट
देख सकते हैं हिंदी भाषा की। कहानी सुनाने से कल्पना और चिंतन शक्ति का बेहतरीन विकास होता है। जहाँ तक बाकी के विकल्पों की बात है, एकाग्रचित्त होकर शांत बैठना, अनुशासित बैठना, ये सब बिल्कुल सतही उत्तर हैं। ये सही नहीं होंगे और न कभी इनके ऊपर जाइएगा आप। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 120, आज का हमारा अंतिम प्रश्न। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, क्या है सबसे बड़ी चुनौती? प्रश्न आपके विकल्प हैं। पहला, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। दूसरा, भाषा संसाधनों का अभाव है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऐसा संसाधनों का कहाँ अभाव है? तीसरा, बहुभाषिक कक्षा शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। और तीसरा, एक अध्यापक क्या कठिनाई महसूस करेगा? चौथा, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तो देखिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती इन सभी विकल्पों में निकल करके आ रही है, वो है आपका तीसरा, कि अगर कोई बहुभाषिक कक्षा है, मतलब एक से ज़्यादा भाषाओं को बोलने वाले बच्चे वहाँ मौजूद हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती शिक्षक के लिए यह हो जाती है कि वह उचित रणनीति कैसे बनाए। तमाम भाषाभाषी बच्चे हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन उनको दे, उसकी अलग है भाषा, उसकी कुछ अलग है, तीसरे की कुछ अलग है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस तरह से आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।